सर मुझे बताएं कि आप भी हालात हाज़िरा से बखूबी वाकिफ़ हैं। दूसरी जानिब मिस्री वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं, जबकि इससे पहले भी शाह ऑफ उर्दन भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है, मिडल ईस्ट ममालिक पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। और अगर मैं बिलखुसूस मिस्र की बात करूँ तो वो अपनी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी पाकिस्तान की जानिब तवज्जो किए हुए हैं। आप इस दौरे को कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत, ये तमाम जितने भी OIC की कंट्रीज़ हैं 57 के 57, उनमें सबसे ज़्यादा सबकत ले जाती है। और पाकिस्तान की हालिया जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्ट्री है, जो उड़ान है, वो भी इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है कि तमाम की तमाम इन ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पे है। न सिर्फ तमाम ममालिक की बल्कि अमेरिका की और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी इस वक्त नज़रें पाकिस्तान पर हैं। और पाकिस्तान इस मामले में ट्रेंड सेटर है। आप देख लें कि ये ISF यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में हवाले से जो बात हो रही है, बड़ी चेमागोइयाँ मैं सुन रहा हूँ। इसमें मैं आ जाता हूँ अभी इजरायली हक़ाइक़ पर भी कि इजरायली क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करते रहे हैं। लेकिन पहले ये मौजूदा जो गुफ्तगू है इसको थोड़ा सा समेट लूँ 2 मिनट में। वो ये है कि इस हक़ाइक़ को हमें जानना चाहिए कि अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते ISF में, तो ज़ाहिर है उसमें मज़ीद बेलगाम हो जाएगा इज़राइल। अब रहा सवाल, एक और सवाल, बड़ी चेमागोइयाँ हो रही हैं कि ये तो डिसआर्म करने जा रहे हैं हमास को। लोगों ने 20 निकाती पॉइंट्स को सही तरीके से जायज़ा नहीं लिया है। उसका 20 निकाती प्रोग्राम जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक 2803 के मुताबिक अडॉप्ट कर लिया गया है। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन का हिस्सा बन गया है वो। तो उसमें तो बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि हमास के डिसआर्म करने से पाकिस्तान का या जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उनका डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और कंडीशंस ये दी हुई हैं कि पहले एक टेक्नोक्रेट अथॉरिटी वहाँ बनेगी और वो उस टेक्नोक्रेट अथॉरिटी को वर्ल्ड बैंक थोड़ी सी तरबियत देगा। और उसके बाद जब वो कमीशन हो जाएंगे तो फिर वहाँ की अपनी इलाकाई पुलिस या वहाँ के अपने निज़ाम के तहत हमास हथियार डालेगा। और हमास ने हथियार डालने के लिए रजामंदी क्यों जाहिर की? हमास ने जब सालसी उसके साथ गुफ्तगू करते रहे काफ़ी हफ्तों तक, तो उसमें कंडीशंस थी। उसमें कंडीशंस ये थी कि पैलेस्टीनियंस को उसका एक स्टेटहुड दिया जाएगा, पैलेस्टीनियंस को उनकी मज़ीद ज़मीनें कब्जा नहीं की जाएंगी, जेनोसाइड नहीं किया जाएगा वहाँ, मज़ीद बहुत सारी और कंडीशंस थी। तो वो कंडीशंस तो पूरी करेंगे तो हमास डिसआर्म होगा। और हमास डिसआर्म होगा उस वक्त होगा जबकि वहाँ टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट यानी कि अथॉरिटी आ जाएगी। तो उसके इस कंडीशंस में अगर ISF यानी जो चीमागोइयाँ दूसरी सुनने को मिल रही हैं कि वहाँ ISF को क्यों भेजा जाए, भैया अपना भेजो, दोबारा इजराइल कर देगा शुरू जेनोसाइड। और अगर उसको दोबारा कम से कम जब ये 8 ममालिक वहाँ मौजूद होंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, तुर्कियों पे भी एतराज़ है थोड़ा उसको इसराइल को, लेकिन इंडोनेशिया और ममालिक जब वहाँ मौजूद होंगे तो इतना आसान नहीं होगा इसराइल के लिए, जो कि कंटिन्यूसली जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिसका कि जिक्र किया है इसमें ह्यूमन राइट के काउंसिल ने, उसके चीफ ने, कि जेनोसाइड का सिलसिला भी रुका नहीं है। वो कैसे रुकेगा जब वो एक निज़ाम, एक फ्रेमवर्क बनाया गया और डोनाल्ड ट्रंप की जिसकी में और बाकी 8 ममालिक की बहुत ज़्यादा कोशिशें, काविशें शामिल थी। उस निज़ाम को सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद जब तक उसको लागू नहीं किया जाए, जब तक उस निज़ाम को नाफिज नहीं किया जाए, उस वक्त तक उसका असर कैसे देखा जा सकता है? चेमागोइयाँ तो जितनी भी कर लें, तो मेरा अपना तजिया और मेरा अपना मानना ये है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमारा हथियार डलवाने से कोई लेना देना नहीं है और वो सही है। इसी तरह इंडोनेशिया के भी मामलात हैं। तो उसमें अगर पाकिस्तान जैसा दोस्त मुल्क, जो फ़लस्तीन का सबसे गहरा दोस्त, शुरू से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ को क़ायद-ए-आज़म से लेके अब तक पाकिस्तान ने जितना आगे बढ़ाया है, शायद ही कोई और मुल्क है जिस वहाँ तक पहुँचा हो। तो हम तो उनके दोस्तों में से हैं और हम तो उन पर नहीं जुल्म कर सकते ना, जिस तरह के बाकी गैर जुल्म करते हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि वहाँ बीच बचाव करके उनको रखें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मूव है। और जो इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, बाकी चीज़ों के अलावा ये सबसे बड़ा कलीदी पॉइंट है जो कि अंडर डिस्कशन आएगा। और आपके बयानिए में जिस तरह का रिकन्स्ट्रक्शन, ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास वो ज़राए हैं
कि रिकंस्ट्रक्शन बिल्कुल FWO को जाना चाहिए, बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि FWO बहुत सारे ख़तरनाक इलाकों में जाके काम करती है, बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में जाकर करती है। खैर वो तो मैदानी इलाका है, लेकिन वो खतरात मोल ले सकती है और वहाँ रिकंस्ट्रक्शन में हमें बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इजाज महमूद मलिक साहब भी हैं। सर, आप मुझे बताएं, हमास को गैर मुसल्लह करने पर पाकिस्तान और इंडोनेशिया के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हमें दिखाई दे रहे हैं, तो फिर ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह पीस कीपिंग होगी? आप इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट भी देख लें, वो कहते हैं कि हम पीस कीपर के तौर पर जा सकते हैं, लेकिन पीस एनफोर्सर के तौर पर वहाँ नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब ने अभी बड़ी वजाहत से सारी वो कंडीशंस या प्री कंडीशंस बयान की हैं जिनको एकम्प्लिश करने के बाद फिर वहाँ पर पीस कीपिंग का अमल जो है उसका आगाज़ होगा, जिसके लिए पाकिस्तान ने जो है वॉलंटियर किया है। लेकिन पीस कीपिंग बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि पहले वहाँ पर पीस रिस्टोर हो जाए तो उसको फिर बाद में मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहली जो मेरे ख्याल में जो ओवरराइडिंग फैक्टर है वो ये है कि इस सारी अरेंजमेंट को जिस पे जो फैसिलिटेटर हैं अमेरिकन जिन्होंने सालिसी की और वो तमाम 8 मुल्क जो उन मुज़ाकरात के एक तवील दौर का हिस्सा रहे, वो उन सब की सीरियसनेस, उन सब का खुलूस अपनी जगह पर, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ किस तरह शेप अप होगी और किस तरह मैनिफेस्ट होगी इसका इन्हिसार सरीहन इज़राइल के रवैये पर है। और बदकिस्मती से इज़राइल का रवैया अभी भी जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में कहा वो इसके साथ कन्फर्मिटी का नहीं है। तो इसमें जब तक ये तमाम स्टेप्स अचीव नहीं किए जाते उस वक्त तक इस पूरी अरेंजमेंट के ऊपर, इस पूरी एग्रीड डिस्पेंसेशन के ऊपर एक जो है अनसर्टेनिटी रहेगी, एक गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो एक रियासत के तौर पे और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा क्लियर है कि हम जब तक इज़राइल वो तमाम बातों पे अमल ना करे और जब तक फ़िलिस्तीनियों का जो तशख़्ख़ुस है एक कौम की हैसियत से, एक रियासत, एक मुल्क की हैसियत से, जब तक उसको रिस्टोर नहीं किया जाता और वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता उस वक्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है जी इस पे। जी ठीक है, पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। और जहां हम इसराइल की पीस कीपिंग की बात कर रहे हैं कि वो अपने अमन मुआहिदे के ऊपर तो एटलीस्ट अमल दरामद करे, मगर वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आप देखें कि हमास तो रुक गई, हमास ने जिस तरह जवाबी कार्रवाई की जा रही थी अब वो नहीं की जा रही। ट्रंप भी गारंटर बने, UN में भी ये मामला गया, लेकिन इसराइल अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। और वो जो वाक़या पेश आया है जहाँ 2 बच्चे जुमा और फादी अपने वालिद को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर निकले थे, मैं ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ जलालुल फराज साहब आपकी जानिब। आप मुझे बताएं, आप खुद फ़लस्तीनी हैं और वहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि एक जानिब अमन मुआहिदा होता है कि इसे कोई ब्रीच नहीं करेगा, कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा, तो फिर वहाँ नस्ल कुशी का एक और वार। वो 2 बच्चे जो अपने घर से अपने वालिद को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ियाँ लेने निकले थे, वो अपने घर को भी ना पहुँच पाए। कैसा देख रहे हैं आप? कौन इसराइल को समझाएगा, कौन इसराइल को लगाम डालेगा? ये तो नस्ल कुशी का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो हो रहा है इस वक्त गज़ा के अंदर, इसके मैं जिस दिन सीज़ फायर नाफिज़ अमल हुआ था 10 अक्टूबर में आपके इसी न्यूज़ चैनल में और पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स में मैंने कहा कि ये जंग नहीं रुका है, जंग जारी रहेगा और आपके सामने जारी रहा। इसलिए आज मैं पहली बार किसी चैनल में आकर रिपोर्ट तैयार करके आता हूँ। हमेशा मैं अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है तो मैं बयान करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको और आपके नाज़रीन को
इजाज़त से, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा रिपोर्ट मैंने तैयार की है, और चश्मा पहनना पड़ता है क्योंकि नज़र थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गया इस 2 साल की जंग में। सूरत हाल गज़ा के अंदर इस वक्त क्या है वो मैं आपकी नाज़रीन के सामने और आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे नंबर 1, इसराइल की जो बमबारी है लगातार वक्फा जारी है और टारगेट किलिंग गज़ा के अंदर जारी है, रफ़ह से लेकर बैत हानून से, यानी शमाल से लेकर जनूब तक। नंबर 2, खाने के लिए खुराक से महरूम कर दिया गया है गज़ा के अवाम को। नंबर 3, इसराइल ने पीने के लिए साफ पानी से भी गज़ा को महरूम किया है। नंबर 3, अब गज़ा के अवाम अपने ख़ानदानों को बचाने के लिए पनाह से महरूम है। नंबर 4, इलाज के लिए दवा से महरूम है मेरे अवाम, मेरे बच्चे। नंबर 5, जो वहाँ पर पेशेंट से और ज़ख्मी लोग हैं, इनके लिए कोई अस्पताल नहीं है इलाज के लिए। नंबर 5, लोग अपने जान की हिफाजत से भी महरूम हैं। लोगों के पास रहने के लिए इस वक्त इस शदीद सर्दी, गज़ा में बहुत शदीद सर्दी है और बारिश, न इनके पास ऊपर से छत, ना चारों तरफ से दीवार, खेमों में डूब रहे हैं। नंबर 8, इंसानी जिंदगी के लिए जो ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं, सहूलतें हैं, इससे बेमहरूम है। ये तकरीबन मुख्तसर रिपोर्ट जो मैं आपके और आपकी नाज़रीन के सामने पेश करना चाह रहा था। देखिए, इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, एक खबीस और नाजायज़ रियासत है, और इसके जो वज़ीर आज़म है वो भी एक दहशतगर्द, बच्चों का कातिल, क्रिमिनल नेतन्याहू। इनके लिए ये मामूली बात है, और उन्होंने कोई अपना, हमसे तो इसराइल ने कमिटमेंट नहीं किया है कि हम जंग रोकेंगे। कभी भी नेतन्याहू ने यह बयान नहीं दिया है कि अब जंग रुक गया। मुज़ाकरात हो रही थी शर्म शेख के अंदर है, मुज़ाकरात अमेरिका में हो रही है, हर जगह पे हो रही है। साथ साथ यही नेतन्याहू ये कहता रहा है हम अपना अहदाफ हासिल करेंगे, हम अब जंग नहीं रुकेंगे। और इनके साथ जो 2 दहशतगर्द मिनिस्टर्स है, एक का नाम है बिन गफीर और एक का नाम स्मुट्रिच, एक वजीर खजाना है, एक वजीर सिक्योरिटी का है, इनके बेही बयानात हैं। मोहतरमा, इसराइल के फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर क्या होने वाला है, अब कभी भी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को या अक़वाम मुत्तहिदा को या सिक्योरिटी काउंसिल को या कोई भी इदारा दुनिया में आप इनके बयानातों पे नज़र ना रखें। आप इसराइल के अंदर से जो ऑफिशियल्स बयानात आती हैं उससे आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है और गज़ा में क्या हो रहा है। हो ये रहा है 20 निकात का जो मंसूबा जिसका जिक्र किया जा रहा है, इस पर तामील करना। अभी तो पहले मरहला जो कैदियों का तबादला, उस पर भी अभी इसराइल ने, आज की तारीख में आपको अभी का रिपोर्ट दे रहा हूं, इसराइल ने कहा कि हम अगला मरहला पर नहीं जाएंगे जब तक जो बाकी लाशें हैं इसराइली कैदियों का वो हमें नहीं मिलेंगे, वो हम अगले मरहले के मुज़ाकरात भी नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त गज़ा पूरा खंडरात है, पूरा मलबा देर है, लाशों को निकालना इतना आसान नहीं है। 1-2 लाश को का बहाना करके बमबारी भी कर रहे हैं, गज़ा के अवाम के ऊपर मजीद क़यामत सुगरा मुसल्लत कर रहे हैं, गज़ा के अवाम के ऊपर तरह तरह की मौत मुसल्लत कर रहे हैं। और अगला मरहला जो 20 निकात के अभी दूसरा मरहला है जिसमें हमास को डिसआर्म करने की जो बातें हो रही है, अभी तो इसका मुज़ाकरात शुरू नहीं हुई है और न इसराइल ने कहा कि अभी हम शुरू कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये सुनना में आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक दबाव आ रहा है इसराइल के ऊपर कि आप अगले मरहले की तरफ आएँ ताकि मुज़ाकरात आगे जाए।